गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 10 कानून और सामाजिक न्याय। इस विषय पर जो है आपको एक वीडियो पहले समझाई जा चुकी है जिसमें लेसन इंट्रोडक्शन और 6 प्रश्न अभ्यास के समझाए जा चुके हैं। बाकी के जो प्रश्न बनते हैं वे आपको इस वीडियो में समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखे। इस इकाई में वर्णित की गई सरकार की मुख्य भूमिकाओं का वर्णन इस प्रकार से है। जो सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1, सरकार लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो सरकार के द्वारा जन साधारण को जो जन सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाई जाती हैं। सरकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान करती है। लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके इसके लिए सरकार के द्वारा जो है विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, प्रावधान करवाया जाता है। सरकार जन सुविधाओं के सही संचालन के लिए व्यक्ति और निजी कंपनियों के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। तो सरकार के द्वारा जो जन सुविधाएं को सही ढंग से संचालित किया जाए इसके लिए जो है व्यक्ति और निजी कंपनियों का जो कार्य है उन कार्यों को नियंत्रित करने का काम भी जो है सरकार करती है। सरकार जन सुविधाओं के एवज में कर एकत्रित करने का काम करती है। यानी सरकार के द्वारा जो जन सुविधाएं जन साधारण को उपलब्ध करवाई जाती है उसके बदले में जनता से टैक्स भी प्राप्त करती है। सरकार मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाती है। सरकार के द्वारा जो है मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो सके इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। सरकार वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है। वृक्षारोपण किया जा सके इसके लिए जो है कानून बनाती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए इसके लिए कानून बनाती है। सरकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाती है। सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके इसके लिए भी जो है कानून बनाया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार लोगों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो सरकार के द्वारा जो है जन साधारण को सहायता दी जाती है। आपके इलाके में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं? क्या आप इस कोई और उपाय सुझा सकते हैं? यानी कि जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसके लिए जो है कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसके बारे में जो है आप भी अपनी कुछ राय दे सकते हैं। हवा को प्रदूषित करने वाले स्रोत, विभिन्न उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं। यानी विभिन्न उद्योग धंधों की जो चिमनियां हैं उनसे निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो जो है वायु को प्रदूषित करता है। रासायनिक उर्वरक कारखाने से निकलने वाली दुर्गंध, रासायनिक उर्वरक यानी कि जो रासायनिक खाद बनाई जाती है उन कारखानों से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो भी जो हवा को प्रदूषित करती है। साथ लगते क्षेत्र से पड़ा मृत पशुओं के अवशेषों का ढेर, यानी आपके आसपास मान लीजिए कि मृत पशुओं का ढेर है वो भी जो हवा को प्रदूषित करता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी जो है वायु को प्रदूषित करता है। पानी को प्रदूषित करने वाले स्रोत, उद्योगों से निकलने वाले पदार्थों को पानी में बहाने से, यानी उद्योग धंधों से जो डस्ट बचता है वो पानी में बहा दिया जाता है, इससे जल प्रदूषित होता है। उद्योगों के कूड़े कचरे को जमीन में दबाने से, उद्योग धंधों से जो डस्ट निकलता है उसको जमीन में दबाने से भी जो है आपका जल प्रदूषित होता है। मिट्टी को प्रदूषित करने वाले स्रोत, रासायनिक उर्वरक और खरपतवार, यह जो है मिट्टी को दूषित करने वाले जो है कारक है, स्रोत है। औद्योगिक कूड़ा कचरा, उद्योग धंधों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वो भी जो है मिट्टी को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम जो है इस प्रकार से हैं। उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण के कठोर नियम बनाए गए। तो उद्योग धंधों के लिए नियम बनाए गए कि वो जो है पर्यावरण को प्रदूषित न करे और उद्योगों को इन नियमों का सतर्कता पूर्वक पालन करना पड़ता है। जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उद्योगों के द्वारा जो उन्हें मतलब उन नियमों का पालन करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर सीएनजी से चलने वाले
वाहनों को चलाने का आदेश दिए गए हैं। ज्यादातर आजकल जो है आप सभी जानते हैं कि सीएनजी से चलने वाले साधनों को ज्यादा से ज्यादा जो है पॉपुलरिटी की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ताकि प्रदूषण से बचा जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उद्योगों के कूड़े कचरे के निपटान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जो उद्योग धंधों से निकलने वाले कूड़े करकट है, उनके निपटान के लिए भी जो सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी नए नए कानून सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब इस सोच में कोई बदलाव आया है, चर्चा करें। पहले के समय में और वर्तमान समय में पर्यावरण के बारे में लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। यानी पहले के समय में और आज के समय के अंदर पर्यावरण के विषय में जो है लोगों के बीच में काफी मतलब उस समय में और आज के समय में काफी अंतर आया है। पहले के समय में लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं थे। पहले के समय के अंदर जो है लोग पर्यावरण से के प्रति इतने सचेत नहीं थे। पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज समझा जाता था, पर्यावरण को एक फ्री की चीज माना जाता था, मुफ्त की चीज माना जाता था। सन 1984 से पहले हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। यानी 1984 से पहले जो है हमारे पास जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित इन्हें ज्यादा नियम कायदे कानून नहीं थे। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। कोई भी उद्योग धंधा है उसे हवा पानी को प्रदूषित करने की जो खुली छूट मिली हुई थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में लोग और सरकार पर्यावरण के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। लेकिन आज के समय के अंदर आम नागरिक भी, सरकार भी जो है पर्यावरण से संबंधित मामले के अंदर पूर्ण रूप से जागरूक हो चुके हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पर्यावरण विज्ञान को स्कूली शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य विषय घोषित कर दिया। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी जो है पर्यावरण विज्ञान को जो है स्कूली स्तर पर भी जो है अनिवार्य विषय के रूप में घोषित कर दिया, ताकि बच्चों को जो है बताया जाए पर्यावरण के बारे में। और वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर कानून बना दिए गए। दूसरी तरफ पर्यावरण को मतलब दूषित होने से बचाने के लिए जो है नए नए कानून बनाए गए हैं। अब देखिए, प्रसिद्ध कार्टून स्टार के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 2006 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर एक कार्टूनिस्ट के द्वारा एक जो है कार्टून दिखाया गया है, और इस कार्टून के माध्यम से जो आर के लक्ष्मण है क्या कुछ कहना चाहता है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए बाल श्रम की बुराई पर व्यंग्य कस रहा है। यानी कि जो कार्टून इस बुक में दिखाया गया है, उस कार्टून के माध्यम से जो कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण है वो बाल श्रम की बुराई पर एक व्यंग्य कस रहा है। चित्र में बाल मजदूर के रूप में दिखाए जा रहे बच्चे के माध्यम से कार्टूनिस्ट हमारा ध्यान इस ओर खींचना चाहता है कि भारत के संविधान में 14 साल से कम आयु के बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में रखना कानूनी अपराध है। तो इस चित्र के माध्यम से कार्टूनिस्ट हमें यह दिखाना चाहता है कि भारत के संविधान के अंदर यह लिखा हुआ कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है काम पर रखना अपराध है। लेकिन लोग कानून की परवाह न करते हुए बाल श्रमिकों को काम पर रख लेते हैं। लेकिन जो लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को भी जो है काम पर रख लेते हैं। चित्र के माध्यम से रचनाकार आम जनता के साथ साथ सरकार को भी सचेत करना चाह रहा। तो ये चित्र दिखाया गया, इसके माध्यम से कार्टूनिस्ट लोगों को तो सचेत करना ही चाहता है, इसके साथ साथ सरकार को भी दिखाना चाहता है, सचेत करना चाहता है कि बाल श्रम की प्रथा पूर्णतः बंद होनी चाहिए। कि जो बाल श्रम की प्रथा है भारत के अंदर पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है, इसे जो है पूर्ण रूप से बंद किया जाना चाहिए। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई 4 उपाय बताइए। यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 4 उपाय। पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे और जहरीले पानी को संशोधित करने या निपटान के लिए प्लांट लगाने चाहिए। जो उद्योगों से कूड़ा कचरा निकलता है, जहरीला पानी निकलता है, उसको संशोधित करने के लिए प्लांट लगाए जाने चाहिए। कारखाने से निकलने वाले धुएं की चिमनियां अधिक ऊंची होनी चाहिए। जो कारखाने हैं उद्योग धंधों के, उनकी जो चिमनियां और ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। डीजल इंजन वाले वाहनों को सीएनजी इंजन वाले वाहनों में बदल दिया जाना चाहिए। जो पेट्रोल से इंजन चलते हैं उन्हें जो है सीएनजी
इंजनों के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी घटनाओं पर एक अनुच्छेद लिखिए। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से है। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होना शुरू हुआ। तो ये जो है जहरीली गैस का रिसाव 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे होना शुरू हो गया था। इस जहरीली गैस के प्रभाव में 3 दिन के अंदर 8000 से ज्यादा लोग मारे गए। जो ये गैस रिसाव हुआ था इसमें जो है 3 दिन के अंदर जो है 8000 से अधिक लोग जो है मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे और इस हादसे के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। तो इस गैस के जो प्रभाव में आए थे वे ज्यादातर लोग जो है गरीब परिवार से संबंधित थे। इनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार की कुछ काम नहीं कर सकते। जो उस समय प्रभावित हुए थे 50,000 लोग, तो उनमें आज भी ऐसे हैं जो कुछ भी काम नहीं कर सकते इस गैस के प्रभाव में आने के बाद। यह त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि कंपनी की लापरवाही थी। तो ये जो घटना बताई गई थी कोई घटना नहीं है बल्कि ये कंपनी की एक लापरवाही थी, क्योंकि इससे पहले भी कारखानों में गैस का रिसाव हो चुका था। इससे पहले जो है कारखाने के अंदर गैस का रिसाव हुआ था और एक मजदूर की मौत हो चुकी थी और एक मजदूर मारा जा चुका था। सन 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा। तो भारत सरकार के द्वारा इस कंपनी से $3 अरब का मुआवजा मांगा गया, लेकिन सन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी। लेकिन इस कंपनी के द्वारा केवल $47 करोड़ ही मुआवजा दिया गया। इस त्रासदी से जीवित बच निकले वाले लोगों ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। जो इस त्रासदी से बच निकले थे लोग, उनके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी अपील की गई, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी जो इस निर्णय में कुछ चेंजिंग नहीं की गई, बदलाव नहीं किया गया, इसलिए जो है इन लोगों को जो है न्याय नहीं मिल सका। तो बच्चों आज जो है इस चैप्टर के आपका जो 10 का चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय, इसके अंदर जो आपको लेसन इंट्रोडक्शन, अभ्यास के प्रश्न और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझा दिए गए हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों ने जो अच्छी तरह इसको याद करना है। धन्यवाद।